पिछले क्लास में आप पढ़ रहे थे कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन sp sp2 एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। याद कीजिए, वो समाप्त हो गया था ऑलमोस्ट। लास्ट में शायद बॉन्ड लेंथ वाली कुछ बातें हुई थी। आइए उसी से संबंधित थोड़ा सा और काम हम करते हैं, और इस बात को आप नोट करके लिखेंगे तो सुनिए। कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है, और कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। अच्छा, एक बात बताइए, कार्बन कार्बन के साथ जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ऐसे में क्लियरली निकाल नहीं पाएंगे। यदि आप कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बना दिए और बाकी जो बॉन्ड कार्बन का बनेगा वो हाइड्रोजन के साथ यदि बनाते हैं तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा? 3। यहाँ पर 3। तो यहाँ जब 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से और 1 सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ ऑलरेडी बना हुआ है। तो कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया? 4। 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, लोन पेयर 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 विथ 0 लोन पेयर। इसका क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा sp3 विथ 0 लोन पेयर। तो आप ये बताइए कि ये जो सिंगल बॉन्ड बना वो किसके किसके ओवरलैपिंग से बनेगा? sp3 और sp3 के ओवरलैपिंग से, हाँ या ना? यहाँ आइए, यहाँ यदि आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 2 जुड़ेगा, यहाँ भी 2 जुड़ेगा। 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड, और एक डबल में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है तो 3 ही ना सिग्मा बॉन्ड हुआ विथ 0 लोन पेयर। तो बताइए, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 विथ हाउ मेनी लोन पेयर्स? 0। तो ये भी sp, ये भी sp, यानी इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है किसके किसके ओवरलैपिंग से? sp2 के ओवरलैपिंग से। और यहाँ पर जब आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो यहाँ पर 1 सिग्मा, इधर 1 सिग्मा हाइड्रोजन के द्वारा, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। तो यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड में जो बॉन्ड बना है वो किसके किसके ओवरलैपिंग से बना है? sp और sp के ओवरलैपिंग से। पहला चीज जानिए, स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे इस बात का पता चल जाता है कि जो 2 बॉन्डेड एटम्स हैं उसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या है, और इसी डिस्टेंस को ना आप बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो प्रैक्टिकली आप इस बात को लैब में ज्ञात कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्डेड होता है तब उसके बीच का बॉन्ड लेंथ कितना होता है। एक्चुअल में ये बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब आप कहेंगे कि सर कहाँ से लाए? तो बाबू हम भी लाए नहीं, ये किताब कॉपी में लिखा हुआ डाटा होता है जिसको ध्यान में रखना होता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल बात है, आप इसको क्लास में नहीं निकाल सकते हैं। डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है ये होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है ये होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो 2-3 बात है। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ sp का ओवरलैपिंग हुआ है, यहाँ sp3 का ओवरलैपिंग हुआ है। ऑब्वियसली इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा और इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। आप इस तौर पर भी समझ सकते हैं, आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। बताइए कैसे? इसका एक दूसरा तरीका भी है समझने का। देखो क्या, इस तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना है, और तीनों में एक एक सिग्मा बॉन्ड। इसमें भी एक सिग्मा, इसमें भी एक सिग्मा, इसमें भी एक सिग्मा। इसमें एडिशनल 1 पाई बॉन्ड है और उसमें एडिशनल 2 पाई बॉन्ड है। तो इससे थोड़ा मजबूत ये होगा और उससे थोड़ा मजबूत ये होगा। अब बताइए, 2 बॉन्ड से जोड़िएगा तो ये थोड़ा नजदीक आ जाएगा, 3-3 बॉन्ड से जोड़िएगा तो और नजदीक आ जाएगा। तो इस वजह से बॉन्ड लेंथ इसका सबसे बड़ा होगा, इसका उससे छोटा होगा, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे छोटा होगा। क्या ये बात ध्यान रख सकते हैं आप? एक और बात, ये बात पता नहीं पीछे पढ़ा है या नहीं, ये हमको नहीं याद है। एक होता है बॉन्ड लेंथ और एक होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब बॉन्ड की लंबाई, बॉन्डेड एटम्स में न्यूक्लियस
के बीच का डिस्टेंस, और एक जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, इसका मतलब हुआ बॉन्ड की मजबूती, कौन ज़्यादा मजबूत होगा किससे, यदि हम कंपैरिजन करें एक बॉन्ड का दूसरे बॉन्ड से। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। थोड़ा बताइए तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। इसका मतलब यह है कि यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का तो मतलब ये उल्टा संबंध, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ये तो बड़ा सिंपल सा बात भी है, ये तो कॉमन सेंस है, इसको आप समझने के लिए आप नॉर्मली, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, आप नॉर्मली समझ सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा के साथ एडिशनल पाई है, तो यहाँ पर दो दो बॉन्ड हो गए। सिग्मा के साथ साथ पाई है तो निश्चित है कि इससे ज़्यादा मजबूत ये होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा है। वहाँ एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ एक पाई है लेकिन वहाँ एक पाई नहीं है, तो वो इसको एडिशनल स्ट्रेंथ मिलेगा ड्यू टू पाई बॉन्ड। और इसको, इसमें दो पाई बॉन्ड है तो इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका सबसे ज़्यादा होगा। अब बताओ, यदि हम इसको नंबर 1 कह दें, इसको हम नंबर 2 कह दें, और इसको नंबर 3 कह दें, तो बताइए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा, डबल बॉन्ड उससे छोटा, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा। जबकि इसी में आप बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर में आइएगा तब उल्टा हो जाएगा ना जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर ये उल्टा हो जाएगा, तीसरा का सबसे ज़्यादा होगा, दूसरा का उससे कम होगा, और पहला का सबसे कम होगा। क्लियर है ये। तो आपको यहाँ 4 चीज़ याद रखना है। पहला, कार्बन कार्बन सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच का बॉन्ड लेंथ, ये याद रखना है, और ये फॉर्मूला याद रखना है। और एक इसमें ये याद रखिएगा, बताइए तो ये किसका फोटो बना हुआ है, बेंजीन का। बेंजीन में देखो एक डबल है एक सिंगल है, डबल सिंगल डबल सिंगल, याद दिख रहा है, अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल डबल बॉन्ड है, हाँ या ना। अब सुनो इधर, इसका बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए बताओ तो, 1 पॉइंट कितना, सिंगल है तो 1.54, और ये डबल है तो कितना होना चाहिए, 1.34। लेकिन जानते हैं ये ऐसा होता नहीं है, इसमें सब का बॉन्ड लेंथ होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम, सबका। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन एटम इन बेंजीन इज इक्वल टू 1.39 एंगस्ट्रॉम, एंड ऑल बॉन्ड लेंथ्स ऑफ कार्बन कार्बन आर इक्वल। अब आप कहेंगे तो बड़ा अजब बात है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। यहाँ पर सिंगल डबल था तो अलग अलग हो गया, यहाँ पर सिंगल डबल है तो सेम हो गया। वास्तव में बेंजीन में जो आपको सिंगल और डबल दिख रहा है ना, वास्तव में ये सिंगल डबल है ही नहीं। तो फिर वास्तव में क्या है और उसको कैसे समझेंगे। तो वास्तव में ये पार्शियल डबल बॉन्ड है हर जगह, और सब जगह बॉन्ड ऑर्डर समान है, सबका बॉन्ड लेंथ आपस में समान है। लेकिन ये बात अभी आप समझ नहीं सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रेजोनेंस। ये वर्ड आप जरूर सुने होंगे। जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वो समझ में आएगा नहीं, और इसीलिए अभी हम इस बात को समझाने में सक्षम भी नहीं है कि बेंजीन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। अभी तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि आप इतना याद रखिएगा कि बेंजीन में कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो सब आपस में इक्वल होता है, और किस लंबाई का होता है, 1.39 एंगस्ट्रॉम का। तो यहाँ से पहले उतारना शुरू कीजिए। तो ये सब हम समझाएंगे डिटेल में, और तुमको एक एक बात स्पष्ट समझ में आएगा, टेंशन मत लो। और यदि तुमको ये बात समझना है ना, तो यूट्यूब खोलना, उसमें 2 लेक्चर डाला गया है रेजोनेंस में, वो और संयोग से वो पब्लिक मोड में है, आप देख सकते हैं।
और देखिएगा क्या, हमको लगता है कि एक दिन हम इस पर लाए थे ना, पिछला लेक्चर आप ही के बैच में लाए थे, नहीं लाए थे? अच्छा ठीक है, ला देते हैं, ला के बताते हैं। उतारिए तो पहले इसको। हो गया, लिख लिए, बढ़िया गया। ये नीट में क्वेश्चन पूछा है ये। एक दो बार बोर्ड में भी पूछा है, बोर्ड एग्जाम 12th में है, 11th में है, और पूछा है 12th में। तो यहां से कंपैरेटिव एनालिसिस समाप्त हुआ। अब केमिकल बॉन्डिंग का अगला टॉपिक आएगा, प्लेनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कोप्लेनरिटी ऑफ एटम। अब हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि कौन मॉलिक्यूल प्लेनर होगा और कौन मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा, बाय द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये सब पीछे से रिलेटेड बात है, क्लास को समझने के लिए आपका रेगुलर होना जरूरी है। चलिए ये नहीं डालो तो, ये लिख लिया स्टेटमेंट। ऊपर मिटा दे। देखिए ये जो टॉपिक अभी शुरू कर रहे हैं ना, बहुत अल्टर टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ढंग से समझना, समझ में जनरली लोगों को आता नहीं है। लिखिए प्लेनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड कोप्लेनरिटी ऑफ एटम। इसके अंतर्गत सबसे पहले आप ये बताइए कि हाइब्रिडाइजेशन यदि sp हो तो उसका शेप कैसा होता है? लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन यदि sp2 हो विद जीरो लोन पेयर, क्या शेप होता है? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर में ए होता है, पीछे कुछ जगह ई लिखा गया है। और हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3 हो जीरो लोन पेयर, तब टेट्राहेड्रल। अब कुछ सिंपल बात थोड़ा हमको बताइए आप, किसी मॉलिक्यूल में मान लीजिए सेंटर के अबाउट सभी कार्बन sp है, sp,
तो sp में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 2। और ये दोनों मान लीजिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो दोनों आपस में इसी तरह से ना सेट होगा, बोलिए हाँ या ना? इसको यदि हम धरती पर रख दें या एक प्लेन पर, एक सतह पर रख दें, तो ये है आपका सेंटर, ये सेंटर है, एक एटम इधर जुड़ा, एक एटम इधर जुड़ा, तो बताओ यदि किसी प्लेन पर रख दें तो प्लेन पर सभी एटम आ जाएगा। इसका मतलब है कि यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारे कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, देन वो प्लेनर होगा, एक सतह में होगा। क्या इस बात को आप मानते हैं या नहीं? तो ऐसी स्थिति में ये जो शेप होगा ये कैसा होगा? प्लेनर। आइए अब दूसरा में sp2 होगा। यदि sp2 में क्या होता था, सेंटर के अबाउट कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल फैलता था? 3। और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे फैलता था, कितने डिग्री एंगल पर? 120 पर। तो 120 का एंगल कुछ इसी तरह से ना बनाता था, याद कीजिए, यही है ना? ये है आपका सेंटर, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। जरा बताइए कि हम इसको इसको हम एक सतह पर रखें, एक सरफेस पर रखें, तो इस तरह से यदि हम धरती पर रख दें तो बताओ ये पूरा का पूरा धरती पर आ जाएगा। ये एटम भी टच करेगा अर्थ को, ये भी, ये भी, ये भी। इसका मतलब ये एक सतह में है, एक किसी फर्श पर इसको रखेंगे तो बिल्कुल फर्श पर आ जाएगा ये। तो ऐसी स्थिति में इसको भी हम क्या बोलेंगे? प्लेनर। बोलिए हाँ या ना? लेकिन यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो तब वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। काहे? काहे कि जब sp3 होगा तो शेप ऐसा होगा, एक एटम यहाँ है, एक एटम इधर, एक एटम इधर, एक एटम इधर, सराउंडिंग एटम, और सेंट्रल एटम बीच में। अब बताइए इसको किसी भी तरह से रखेंगे अर्थ पर, क्या सब का सब एटम टच कर पाएगा अर्थ को? तो ये हो जाएगा नॉन प्लेनर। तो इस स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन प्लेनर। इट मीन्स इफ ए कंपाउंड कंटेन all sp carbon, then they are planar. And if all carbon atoms are sp2 hybridized, then that molecule will be planar. And if one carbon atom or one carbon atom is sp3 hybridized, then all rest carbon atom, if all rest carbon atom is sp2 but one carbon atom is sp3 hybridized, then molecule will be नॉन प्लेनर। अरे भाई, मान लो कि सब का सब एक प्लेन में चला गया, लेकिन एक एटम जो है वो प्लेन से ऊपर आ गया, ऊपर जैसे ही आया बस वो क्या हो गया? नॉन प्लेनर। क्लियर है ये? तो इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे। पहले आप इसको उतारिए, तो उतार लिए तो गलती की है ना, जब समझा रहे थे तो उतार कैसे लिए आप? अब आगे आगे उतारिएगा तो पिटाइएगा। नीचे एरो दीजिए, लिखिए तो। इन ए मॉलिक्यूल इन ए मॉलिक्यूल, नीचे एरो देके लिखना है। इफ ऑल कार्बन एटम्स आर in a molecule, if all carbon atoms are sp hybridized, then that molecule will be planar. If all carbon atoms are sp2 hybridized, then that will be
if one carbon atom is sp3 hybridized, then that will be नॉन प्लेनर। तो बताइए इस आधार पर आप किसी मॉलिक्यूल के प्लेनर और नॉन प्लेनर होने की बात कर सकते हैं कि नहीं? इजीली समझ में आ जाएगा ना कि कौन प्लेनर होगा और कौन नॉन प्लेनर होगा। लेकिन जितना आसान आप इसको समझ लीजिए लिए हैं उतना आसान ये नहीं है। इसमें कुछ एक्सेप्शनल बात है, कुछ लॉस ऑफ प्लेनरिटी वाली बात है जो आपको समझना पड़ेगा। आगे का हेडिंग डालेंगे लॉस ऑफ प्लेनरिटी। नहीं, पहले कुछ एग्जाम्पल इस पर कर लेते हैं। क्या चेंज करूं इसे? पिछला बैच में एक लड़का क्या किया, हम C6H6 लिखा है, समझा, और उसमें सारा हाइब्रिडाइजेशन बता दिए, और फिर आगे इथेन लिखाए थे CH3CH3, वो उल्टा नाम लिख लिया, इसका नाम लिख लिया इथेन और C2H6 का नाम लिख लिया बेंजीन। उसके बाद घर गया, घर जाके बुक पलटा, जो कि जनरली लोग नहीं पलटते हैं, उसमें देखा तो कुछ उल्टा लिखा हुआ था। उसके बाद पापा जो को जाके बोला, सीधे पप्पे को जाके बोला, देखिए ठीक है ही, बुक भी उनको दिखाया और पढ़े लिखे हैं वो गार्जियन, तो बोले नहीं इसमें गलती हो गया है, या तो सर से गलती हो गया या तुमसे गलती हो गया उतारने में। आज एकदम धर फड़ाइल आया, सीधे ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचा, बोला देखिए सर कैसे आप लिखा दिए इसमें, ये जो है C2H6, हालांकि बहुत छोटा चीज़ है, ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, हम बस चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए क्या बात होती है। C2H6 इसमें आप बेंजीन लिखा दिए हैं। बोले कहाँ लिखा दी भाई, ऐसा गलती तो हमसे जनरली नहीं होता है, हालांकि हो सकता है कि कभी कुछ गलती हो जाए, मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। बताओ कहाँ लिखा है? तो दो चार लड़का को और बुलाए कॉपी मंगा के। इसी बीच में बोला कि सर हम पापा से भी पूछे, पापा बोले कि एकदम गलत है, वो किताब देख के भी वो बोले। अब बताइए इस छोटे चीज़ को लेकर चार पांच लड़का को बुलाए तो उसका कॉपी में ठीक लिखा हुआ था, रिकॉर्डिंग भी हमारा था, तो रिकॉर्डिंग में भी देखा जा सकता था कि वो सही बताया गया। उसके बाद जानते हो उसमें बढ़िया से बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के, इथेन का स्ट्रक्चर बना के, सब ढंग से उसका हाइब्रिडाइजेशन बता के एक पेज में उसको लिख के दिए। बोले कि जाके पापा को दिखा देना, कह देना कि पिछला दिन गलती सर से नहीं हुआ था, हम ही से हो गया था। ऐसे में क्या होता है कि गार्जियन के दिमाग में एक निगेटिविटी आ जाती है, जो ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं भी जानते हैं बावजूद उनके लगे यार कि बुक में कुछ लिखा हुआ है, आदमी कुछ लिखा रहा है। तो यदि इस तरह का कोई मिस्टेक हमसे भी हो जाए ना, तो आप एक बार हिंट कर दिया कीजिए, और यदि आपसे हो जाए तो पहले अपने आप में सुधार करना है, पहले हमको बोलना है, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। सीधे आप सुप्रीम कोर्ट लेके चले जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब 12th का पढ़ाया हुआ है। चलो लिखो, लिखो तो एग्जाम्पल बोलो। CH2CH2 प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर? Both the carbon are sp2 hybridized in CH2CH2 ethane, and hence this molecule will be planar। तो आप फटाफट हाइब्रिडाइजेशन निकालिए और हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताइए कि प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा। अगला एग्जांपल लिखिए, तेजी में लिखते जाइए। बताइए क्या ख्याल है इसके बारे में? ये भी प्लेनर होगा, क्यों? क्योंकि इसमें भी सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है,
sp2 सबका सब चेक कर लेना तो। और अब हम ये थोड़ी ना बताएंगे कि कैसे sp2 आया, वो तुम जानो। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। ये इतना ना तार लग गया है कि इस रिकॉर्डिंग में बड़ी परेशानी होता है। अच्छा, पीट पाएंगे नहीं? पीटने के लिए इसका सारा सिस्टम खोलना पड़ेगा ना। बहुत अच्छा है, जाते वक्त पूरा क्लास के बदले। बताइए इसके बारे में क्या ख्याल है? प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर? ये होगा नॉन प्लेनर। का है? क्योंकि क्योंकि इसका जो पहला कार्बन है यही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके सेंटर के अबाउट टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल शेप प्लेनर शेप नहीं होता है, वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। चलिए हीडिंग डालिए तो लॉस ऑफ प्लेनरिटी। अब यहां से थोड़ा सा ना बात भारी हो गया। देखो कैसे भारी हो गया, एक क्वेश्चन का जवाब तो देखो अपने आप तुमको लग जाएगा कि बात में कुछ थोड़ा दम है। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, बताइए ये प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर? हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए आप, बताओ तो, एक स्वर में जवाब देगा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो। sp2, इसका इसका भी sp2, इसका sp sp रहे sp2 रहे, ये तो प्लेनर में ही आता है। sp3 से ना नॉन प्लेनर स्टार्ट होता है, लेकिन आप इसके बारे में जानिए ये प्लेनर नहीं है। ये क्या है? नॉन प्लेनर। अब समझ में आया कि बात कुछ अल्टर आने वाला है। आएगा अल्टर, अब जो पीछे पढ़े हैं वो समझेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो पहले लिख लो नॉन प्लेनर है ये। अब हम तुमको बताते हैं कि ये नॉन प्लेनर कैसे है। आप ये बताइए कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किस ऑर्बिटल से होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। अनहाइब्रिडाइज्ड। इसी सिद्धांत पर आधारित कुछ कंसेप्ट है। आइए देखिए इसको, हटा दो ना इसे, इधर ऊपर मिटा दें। अब कोई भी आदमी कुछ नहीं लिखेंगे, और जिस बात को पूछा जाए उसका ईमानदारी से जवाब देंगे, वो भी सोच समझ के। पागल की तरह कुछ भी नहीं बोलना है। कॉपी बंद रखना, बहादुरी दिखाने के फेरा में उतार लोगे ना तो पिटाओगे। पहले बोले हैं भारी है, उसको मजाक में मत लीजिएगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो बताइए कि इस कार्बन में कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बना होगा? 3। और वो तीनों का तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल किस बॉन्ड का फॉर्मेशन किया होगा? सिग्मा का। तो 3 बॉन्ड बना होगा सिग्मा, और तीनों आपस में एक दूसरे के साथ, बताइए, ट्राइगोनल से पकड़ा होगा। 120 120 का बॉन्ड एंगल। अब ये 2 बॉन्ड बना लिया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और एक बॉन्ड बना लिया किसके साथ? कार्बन के साथ। सो बना दिए। क्लियर है यहां तक? अब आप ये बताइए कि ये कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, ये कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया होगा? सब बोलेगा 2। कितने डिग्री पर फैला होगा वो? 180 पर। तो एक बॉन्ड तो दिख रहा है, ये बना दिए दूसरा बॉन्ड किसके साथ? कार्बन के साथ। इस कार्बन का फिर से हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2 है तो कितना सिग्मा बॉन्ड बना होगा? 2। 3। एक ऑलरेडी बन चुका, और 2 को दिखाना। अभी आप कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को जिसको अभी हम बना रहे हैं
यह पूर्ण रूप से सही स्ट्रक्चर नहीं है। समझेंगे तब आपको सही बात समझ में आएगा। चलिए, ये सब हम सिग्मा बॉन्ड बना दिए। अब हम इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाएंगे। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से या लेटरल ओवरलैपिंग से? लेटरल ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। चलो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसका मतलब ये है कि एक s और दो p इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्मे ये मिक्सिंग में भाग ले चुका है। तो बताइए, इसमें एक p ऐसा होगा जो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया, हाँ या ना? मान लीजिए, आप मान लीजिए कि इस कार्बन का एक s और दो p में px और pz किस में भाग ले लिया? हाइब्रिडाइजेशन में। तो बचा क्या? py। अब देखिए तो इसका शेप py जैसा है कि नहीं? बोल नहीं रहा है? अरे तो जोर से बोलेगा। हाँ, तो एक s और एक px एक pz मान लो भाग ले लिया, तो कौन बच गया? py। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। अच्छा, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? ये तीन बॉन्ड बनाया है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, चौथा इलेक्ट्रॉन तो अभी बॉन्ड बनाने के लिए बचा हुआ है। अभी तो हम सिग्मा बॉन्ड ही बनाए, यहाँ पाई बॉन्ड भी ना बना है, तो यही ना पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा आगे चल के। अब बताइए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। sp sp है, तो मान लो कि एक s और px हाइब्रिडाइजेशन में भाग लिया, तो इसके पास कितना p बच गया? दो p। कौन कौन? py और pz। तो py को तो खैर हम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन pz, वास्तव में pz कैसे होगा? px यदि रहता तो ये ऐसे होता, py ऐसे है, और pz वर्टिकल होगा ना इसके, बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। लेकिन दिक्कत हमारे साथ क्या है कि हम इसको ऐसे बना सकते नहीं हैं, तो इसको हमको तिरछा करके दिखाना पड़ेगा। तो हम उसको तिरछा करके दिखा देते हैं। बोलिए, तिरछा दिख गया? ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? दो। तो इसके पास अभी भी दो इलेक्ट्रॉन है। वो किसके पास है? एक है py के पास और एक है pz के पास। ध्यान रखेंगे, ये जो आप बनाए हैं, ये क्या है? ये क्या है? py। ये क्या है? ये भी है py। और ये क्या है? ये है pz। आइए इधर, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? sp2। तो बताओ, इसका एक p बचा होगा कि नहीं? अब जो p बचा होगा वो px है, py है या pz है, इस पर हम थोड़े देर के बाद चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ कंसेप्चुअल चीज पर चर्चा करते हैं। आइए, आप याद कीजिए, ओनली प्रॉपरली ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप्स विथ ईच अदर। जैसे तैसे कोई भी ओवरलैप नहीं करेगा। अब बताइए कि ये py के साथ ओवरलैप करेगा कि नहीं? तो ये py के साथ ओवरलैप करेगा, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना हुआ तो था ही, अब डबल बॉन्ड भी ना बन जाएगा। तो यहाँ पर py का ओवरलैपिंग किसके साथ हुआ? py के साथ हुआ। और मान लीजिए कि इस पोजीशन में, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, मान लीजिए कि इस पोजीशन में, अच्छा एक बात बताओ कि ये जो लोब है, ये लोब और ये जो बॉन्ड है, ये एक ही सतह पर है या अलग अलग सतह पर है? देखने में लगता है कि एक ही सतह पर है, वास्तव में वो एक ही सतह पर नहीं है, वो अलग अलग सतह पर है। अब बताइए, py ये भी py ये भी, बताओ बताओ, इसका तो डायरेक्शन सेम है कुछ इस तरीके से, तो दोनों आपस में ओवरलैप किया और यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि ये आप ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, नो डबल बॉन्ड CH, यही था ना? तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 था, इसका भी sp2 था और इसका sp। अब आप जरा ये बताइए कि सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड बना, ये किसके किसके ओवरलैपिंग से बना? py का py के साथ लेटरल ओवरलैपिंग से बना। क्लियर है ये? अब जरा सोचो कि इसका py तो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले लिया, और एक कार्बन में तो एक ही ना py होगा।
अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हम क्या लिए हैं, sp2 लिए, कौन चीज़ है, आया ही है sp2। तो इसमें एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। अब जरा बताइए कि बीच वाले कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, कौन चीज़, pz। तो इसको भी तो pz में रहना पड़ेगा, तभी ना ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो ये सुनना ध्यान से, यदि हम ऐसे दिखा दिए तो क्या हो गया, पी वाई, तो इसको किस में लाना पड़ेगा, पी जेड में। अब जरा सोचिए कि इसको पी जेड में लाना पड़ेगा, तो जो अभी आपको इस डायरेक्शन में दिख रहा है, इसको आप ऐसे कीजिएगा तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में आएगा कब, जब आप इस बॉन्ड को रोटेट कीजिएगा। अरे भाई इस बॉन्ड को कुछ ऐसे समझिए आप कि हम इस दोनों हाइड्रोजन, मान लो तार से ये बंधा हुआ है, हम क्या किए, इस दोनों हाइड्रोजन को ऐसे पकड़े बीच से हाथ घुसा के और इसको मोड़ना शुरू किए। मोड़ना शुरू करेंगे तो एक हाइड्रोजन ऐसा लगेगा कि इससे यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, और एक हाइड्रोजन ऐसा लगेगा कि बोर्ड के नीचे बॉन्ड बना रहा है। और ये जो ऑर्बिटल अभी आपको पी वाई में दिख रहा है, ये ऑर्बिटल जब आप इसको ऐसे किए हैं तो यही ऑर्बिटल बोर्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगा, बोलिए हाँ या ना। तो ऐसी स्थिति में जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और यहाँ पर pz खाली है, तो इसको भी अपने आप ऑटोमेटिक किस किस ओरिएंटेशन में जाना पड़ेगा, pz में जाना पड़ेगा। यहाँ से इस बात को हम कह सकते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन के दौरान एक p और एक py भाग लिया होगा हाइब्रिडाइजेशन में, और pz बचा होगा। और जो pz बचा होगा वो किस तरह से बचा होगा, बोलिए इस तरह से, हाँ या ना। तो जब ये इस तरह से बचा होगा तो ये हाइड्रोजन इस रूप में नहीं होगा, ये हाइड्रोजन एक होगा सरफेस के ऊपर और एक होगा सरफेस के नीचे। तो सरफेस के ऊपर के हाइड्रोजन को इस तरह से दिखाया जाता है, और सरफेस से नीचे के हाइड्रोजन को इस तरह से दिखाया जाता है। और ये एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये बॉन्ड बता रहा है कि ये सब एक प्लेन में नहीं है, ये बॉन्ड बता रहा है कि ये प्लेन में नहीं है, एक जो है सतह के ऊपर है तो एक सतह के नीचे है। जबकि आप इस हाइड्रोजन को देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन सतह पर है, जबकि ये हाइड्रोजन एक सतह के ऊपर और एक सतह के नीचे। अब बताइए, जैसे ही सतह के ऊपर और नीचे गया, क्या किसी भी स्थिति में ये प्लेनर हो सकता है, अपने आप ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो जो चीज़ हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पर ऑल कार्बन एटम्स जो है वो या तो sp में है या sp2 में है, तो उस केस में प्लेनर होगा, जबकि यहाँ पर प्लेनर नहीं हुआ, क्या हो गया, नॉन प्लेनर। अब समझ में आया कि कैसे ये नॉन प्लेनर हुआ है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन प्लेनर। चलिए उतारिए अब। तो बुक में आपको ये वाला चीज मिल सकता है, ध्यान देना, इधर इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ हो ना, तो इसका मतलब होता है कि वो एक सतह के ऊपर है, एक सतह के नीचे है। आप कुछ इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो पेन को, ये कॉपी देखें, इधर देखो, ये एक सतह है ना, इस सतह पर मान लीजिए कैसे कैसे ये बता रहे हैं, ये सतह है, यहां पर बीचों बीच तुम एक, इधर देखो, इसके बीचों बीच तुम एक कार्बन रखो, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या हम कर रहे हैं। मान लो यहां पर हम कार्बन रखते हैं, ठीक है, यहां इस पॉइंट पर कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर एक सतह में, एक हाइड्रोजन इधर एक सतह में, लेकिन जो लास्ट वाला कार्बन है वो यहां है, एक हाइड्रोजन ऊपर है इस तरह से जैसे पेन रखा हुआ है, और एक हाइड्रोजन ऐसे है। बताइए ये सतह पर आया। अब इस मॉलिक्यूल को उठा के किसी सतह पर रखेंगे तो पता चलेगा एक हाइड्रोजन पूरे मॉलिक्यूल को एक तरफ से उठा दिया है, खड़ा कर दिया है। तो वैसी स्थिति में हम समझ जाएंगे कि वो प्लेनर नहीं है, क्योंकि उसका सारा एटम को प्लेनर नहीं हो पा रहा है, एक सतह में नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ ये। अब एक और अच्छा बात तुमको बताते हैं, पहले इसको बनाओ, तो अभी 5 मिनट क्लास लेंगे, आप उतारिए पहले, क्योंकि इसको खत्म करना है अभी के अभी। अच्छा, तो इसमें ऑर्बिटल को दिखा दें बॉन्ड बना के। यहाँ देखो, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था ना जी, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन ये ओवरलैप किया, बताइए पाई बॉन्ड बन गया। फिर यहाँ पर
अब इसमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई आपसे, सुनो, बताओ इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके किसके ओवरलैपिंग से हुआ है? पी वाई, पी वाई के ओवरलैपिंग से, लेकिन इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ये हुआ है पी जेड के ओवरलैपिंग से, इसी वजह से ये नॉन प्लेनर हुआ है। यदि ये पी वाई से ओवरलैपिंग करता तो निश्चित रूप से वो भी क्या होता, प्लेनर। लेकिन ऐसा कर नहीं सकता है क्योंकि इस एक कार्बन के पास एक ही पी वाई होगा, दो पी वाई नहीं होगा। सारे पी आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो हमारी मजबूरी है कि एक को ऊपर और एक को नीचे भेजना पड़ेगा। तो आप इस फोटो को बना लो और इस फोटो को बनाने के बाद इसको थोड़ा बड़ा में दिखा देना, और ये बात आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये बॉन्ड को दिखाने का तरीका है, एक ऊपर और एक नीचे। इस तरह का शेप कहीं भी बुक में देखना, समझ लेना वो नॉन प्लेनर है। ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया पाई बॉन्ड, और ये हो गया पाई बॉन्ड। बताइए किसके किसके बीच का ओवरलैपिंग हुआ? यहां पर पी वाई, तो यहां पर पी जेड, और यदि यहां पर पी जेड होता तो यहां पर पी वाई होता। लेकिन ये तो तय है कि सेम प्लेन में दोनों का ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो इस केस में ये नॉन प्लेनर हो गया। अरे वो पी वाई ऐसे लिखा करो, पी वाई, तुम पी वाई ऐसे लिख रहे हो, गलत है तरीका ये। वहां पर पी सब ऑर्बिट को इंडिकेट करता है और वाई जो है वो एक्सिस को इंडिकेट करता है। ये वाला जो लाइन है ये प्लेन के अंदर वाले पार्ट को बता रहा है, और ये वाला जो लाइन है ये ऊपर वाले, बाहर नहीं, ऊपर वाले पार्ट को बता रहा है। आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि इस कार्बन के अबाउट ये हाइड्रोजन बोर्ड के ठीक अंदर तिरछा इस तरह से ऐसे, एक ऐसे है, और मतलब कुछ ऐसे एंगुलर बना दीजिए, बीच में रख के एक हाइड्रोजन अंदर एक हाइड्रोजन ऊपर, या बाहर कह लीजिए, कहिए। हो गया ये भी बनाना था आपको दोबारा, इसको बनाने के बाद इसको बन गया। अच्छा इसमें ये बताइए, तो इसमें पाई बॉन्ड जो है ये ऑड नंबर में है या इवन नंबर में है? इसमें पाई बॉन्ड इवन नंबर में है, दो दो पाई बॉन्ड है ना। आइए इसका अगला केस देखते हैं। उतारिए, पूरा अक्षर बना रहे हैं, खैर बनाने का काम घर पर। जैसान सिस्टम यहाँ लिए लगाया हुआ है रिकॉर्डिंग का, कोनो दिन गिरेगा ना मोबाइल, मुंह कान फट जाएगा मोबाइल का भी। और तुम क्या बोल रही हो, अच्छा होगा? चंदा करेंगे तो तुम ही लोग से कम 700। अब हुआ, अरे लेट हो जाएगा छुट्टी देने में, ऐसे ही लेट जा रहे हैं। क्लास व्लास नहीं ना रहे तुम लोग का कहीं है? कॉलेज में? अरे तुम लोग का टाइम चेंज होगा अब, शाम में 4 से 5। नहीं रक्षाबंधन के जस्ट बाद। काहे कि कॉलेज में जिस तरह से पागलपंथी कर रहा है, जो उसका कोई उपाय ही नहीं है अब, तो क्लास जाना पड़ेगा। हाँ? छुट्टी एक आध दिन का रहेगा 31 तारीख को। देख लेते हैं, उस पर हम बात करेंगे 30 तारीख को।
चलो बताओ, ये प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर? प्लेनर या नॉन प्लेनर? ये तुम नहीं कह सकते हो अभी कि ये प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर, ये हम कह सकते हैं, ये होगा प्लेनर। नो नो, तुरंत पूछ देंगे, जैसे हम यहाँ मिलाया तुरंत पूछेंगे कैसे। अब देखो ये आसान है और तुम भी बता सकते हो कैसे। sp2, sp, sp, sp2। अब बताइए, एक चीज बताओ, सिंगल बॉन्ड तो हर जगह बना ही है, यहां पर दो कार्बन हम इस तरह से दिखा दिए, बाद बाकी जो पाई बॉन्ड है इसको दिखाते हैं। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मान लो इसमें py में इलेक्ट्रॉन बैठा है, p में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इसमें बताओ sp है, इसमें भी sp है, मान लीजिए कि इसमें py और pz खाली है, यानी px जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लिया। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, इसमें भी मान लीजिए कि px हाइब्रिडाइजेशन में गया, py और pz बचा हुआ है। ध्यान दीजिए, ये कार्बन दो बॉन्ड बनाया है और इसका दो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, जो क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आप देखिए ये कार्बन इधर भी पाई बॉन्ड बनाया है और इधर भी। अब बताइए इसमें दो हाइड्रोजन है ना जी, अब जो दो हाइड्रोजन है उसमें वो प्लेन पर होगा कि नहीं होगा, ये बॉन्ड बनाते हुए चलेंगे तब ना समझ में आएगा। चलो एक काम करते हैं, पी वाई का पी वाई के साथ ओवरलैपिंग करा देते हैं। तो बताइए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं, और ये दोनों हाइड्रोजन जहां था वहां पर मान लीजिए सतह पर रखा हुआ है, यहां पर किसके किसके बीच ओवरलैपिंग हुआ, पी वाई का पी वाई के साथ। आइए इस कार्बन और इस कार्बन में, अब बताओ कि इसका पी वाई इसमें भाग ले लिया तो इसका पी वाई थोड़े अब इसके साथ जुड़ेगा, इसका पी जेड इसके किसके साथ ओवरलैप करेगा, पी जेड के साथ। तो ये इसके साथ ओवरलैप, इसके साथ ओवरलैप किया, तो बताइए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच भी डबल बॉन्ड बन गया कि नहीं, और यहाँ पर ओवरलैपिंग किसके किसके बीच हुआ, पी जेड के बीच। अब बताइए लास्ट में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना जी, sp2 है तो px मान लो भाग ले लिया होगा, sp2 है तो दो ऑर्बिटल p का भाग ले लिया होगा हाइब्रिडाइजेशन में, मान लो px भाग ले लिया, और अब py और pz में किसको भाग लेने देना है, ये हम पर नहीं, ये इस पर निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है बताइए, इस कार्बन का py ने बचा हुआ है, तो इसका py बचेगा तब ना बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब है कि इसका px और pz भाग ले लिया होगा, py बच गया होगा। अच्छा py बचा होगा तो इसको तो ऐसे ही ना दिखा सकते हैं, और जब इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं तो ये वाला और ये वाला तो बिल्कुल सेम प्लेन में ना आ गया। इसका मतलब है कि दोनों का दोनों हाइड्रोजन इसी प्लेन में होगा, इसमें यहाँ पर उठा पटक करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। बताइए यहाँ पर एक बार फिर से पाई बॉन्ड बना, सेम प्लेन में बना, और बताइए किसके किसके बीच ओवरलैपिंग हुआ, पी वाई के बीच, पी वाई पी वाई, नहीं तो पी जेड पी वाई पी जेड, दोनों स्थिति में ये क्या होगा, प्लेनर होगा, ना कोई ऊपर जाएगा ना कोई नीचे। तो एक चीज ध्यान रखना इस केस में, यदि कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो तो उस कंपाउंड को कम्युलिन कहा जाता है, कम्युलिन, COMMULENE होता है इसका स्पेलिंग। लेकिन आप उस पर मत जाइए, आप इस पर जाइए जो कह रहे हैं, ये सब बात आपको ऑर्गेनिक में हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन ये चीज़ तुम ध्यान रखना, वहाँ पर हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, समझा यहाँ दिए वहाँ पर सीधे लिख देंगे। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहे ना कंटिन्यूअस तो वो नॉन प्लेनर होता है, और ऑड नंबर रहे तो वो प्लेनर होता है। अभी क्या है, ऑड नंबर में नहीं है डबल बॉन्ड, देखिए एक डबल, दूसरा डबल, तीसरा डबल, प्लेनर होगा। अब तुम चौथा यदि ले लो तो फिर देखो नॉन प्लेनर हो जाएगा। क्लियर है ये, उतारेंगे तो ये कैसा हुआ, प्लेनर या नॉन प्लेनर, प्लेनर। क्या हुआ, ये वाला ऑड इवन वाला, हाँ, लेकिन लेकिन कंडीशन है कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होना चाहिए, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यू हुआ तब नहीं।
इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, क्या होगा ये? नॉन प्लेनर। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो ये टॉपिक भी अब समाप्त हुआ। ये चैप्टर थोड़ा ना बड़ा है नो, तुम परेशान मत होना, बोर नहीं हो रहा है इस चैप्टर से? तुम कहोगे जिस दिन हम उसी दिन खत्म कर देंगे इसको, तुम कहोगे कि खत्म करना हो गया अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा, छूट जाएगा बहुत सारा चीज़। तो केमिकल बॉन्डिंग को जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। इसीलिए इसमें यदि 2 महीना खत्म करने में लग जाए ना तो आप हिचकिए मत, पूरा पढ़िए। सच पूछिए तो यही केमिस्ट्री है, यही केमिस्ट्री का निर्माण करता है। पूरा केमिस्ट्री का लैंग्वेज यहीं से तैयार होता है। आप यही सब चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आगे जाके आपको बहुत परेशानी होगा, ये एकदम तय है। इसीलिए इसमें हम शॉर्टकट करेंगे भी नहीं, आप बोर होंगे तो भी ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे। तो बाकी का चीज़ हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।